हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं यंग एडवोकेट्स के बारे में कि यंग एडवोकेट्स जब अपना किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो जो है अपने प्रोफेशन को लेकर सीरियस हो सकते हैं। क्योंकि एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, आप इसमें जितना टाइम देंगे उतने ही शातिर खिलाड़ी या उतने ही माहिर खिलाड़ी आप इसके बनते जाएंगे और उतना ही बड़ा नाम आपका बनता जाएगा। तो यंग एडवोकेट्स को क्या जो है 10 इंपॉर्टेंट बातें अपने प्रोफेशन में ध्यान रखनी चाहिए, आज वो डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग अहेड, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहां पे जो है शेयर करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं किसी चीज से रिलेटेड, मैं यहां पे आपके सबके आंसर करता हूं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस स्टेट्स के मेंस की और प्रीलिम्स की, अगर उनको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो मुझको डायरेक्ट इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये ग्रुप बना रखा है स्टडी आईक्यू जुडिशरी अपूर्व शर्मा के नाम से। तो डेली बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश के करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं सेशन। सबसे जो 10 एसेंशियल कंडीशन है लॉयर्स के लिए, यंग एडवोकेट्स के लिए, जो उनको ध्यान रखनी चाहिए अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते समय, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको बेशुमार पैसा मिलता है और बेशुमार इज्जत भी सोसाइटी में मिलती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो है लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो कोर्ट्स में और उनके केसेस को सॉल्व करा रहे हो। ये जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है कि लॉयर एक तरह से अपनी फीस लेने के बाद किसी भी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन जब कोर्ट में करते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन 100% डेडिकेशन के साथ करें और अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान रखने वाली है वो है अटेंशन टू डिटेल्स। ठीक, कोई भी एडवोकेट, जो यंग एडवोकेट है, जो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा कॉशियस होना पड़ता है उस टाइम पर जब क्लाइंट उसको अपने केस की डिटेल्स दे रहा होता है। क्योंकि अगर आप डिटेल्स लेते समय ही किसी चीज को मिस कर देंगे तो आप उसके केस को उस तरीके से ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे और उस केस का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जब आपको कोई भी पार्टी आपसे मिलने आती है, फर्स्ट सिटिंग में आपको अपनी डिटेल्स बताती है, तब आपको सारी की सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल्ड में समझ लेना है और उसके बाद उनका एक डिटेल फ्रेमवर्क तैयार करके उनका रिप्रेजेंटेशन करना है, जिससे कि पार्टी को केस में मिलने वाले कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट या फिर जो भी बेनिफिट जिससे पार्टी केस जीत सकती है, वो सारी डिटेल चीजें आपके साथ कभी मिस नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, अब आगे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक, ये जो है एक एडवोकेट की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं या फिर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी होते हैं, उनकी एक ये क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को एनालाइज करें और हर सिचुएशन का उनके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं क्रिमिनल फील्ड के और क्रिमिनल फील्ड की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में उसका जो है सॉल्यूशन होना चाहिए कि आप इस केस को किस तरीके से अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करा के जिता सकते हैं। अगर आप सिविल के जो है एक्सपर्ट हैं या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के एक्सपर्ट हैं या फिर आप इन तीनों ही वर्टिकल में से किसी भी एडवोकेसी के फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, या आप टैक्सेशन लॉयर हैं, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, सबसे ज्यादा बुक्स को पढ़ना होगा और केसेस लॉज को पढ़ना होगा जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। आइदर इट विल बी अ क्रिमिनल साइड और सिविल साइड और द मैट्रिमोनियल केसेस और द टैक्सेशन केसेस, या फिर आप डिफेंस लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उससे रिलेटेड केस लॉज आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहने होंगे। जो वेरियस हाई कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है जजेस की तरह सोचने की कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी और उसमें आपको पता चलेगा कि दोनों साइड ने क्या क्या आर्गुमेंट दिए और हारने वाली साइड का आर्गुमेंट कहां पे कमजोर था जिस वजह से कोई भी पार्टी उस केस में हारी। तो अगर ऐसी समस्याएं आपके सामने कभी भी आएंगी तो आपके पास जब क्लाइंट कोई केस लेकर आएगा तब आपके पास उस प्रॉब्लम का ऑलरेडी एक जो है ओवरड्राफ्ट होगा, ब्लूप्रिंट होगा कि आप इस केस को किस तरीके से कोर्ट में रिप्रेजेंट करोगे जिससे कि आप उसको समझा सकते हो। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व स्किल होती है किसी भी एडवोकेट की, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके सोचने के, आपके तर्क करने के तरीके क्लाइंट को इंप्रेस करते हैं और वही चीज जब आप
कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हो, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जज साहब होते हैं, अपने तर्क से और अपने सूझबूझ से ही अपने केस को हैंडल करते हो। लॉ सभी एडवोकेट्स के लिए सेम होता है, चाहे वो यंग एडवोकेट्स हो, चाहे वो जो है सीनियर एडवोकेट हो, या फिर वो जो है गवर्नमेंट एडवोकेट्स हो। लेकिन जो भी व्यक्ति लॉ को अच्छे से समझ लेता है और उसको जो है इंटरप्रेट करना जानता है, एक एक वर्ड पे बड़े बड़े जो सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के या फिर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के, आप देखोगे कि बेयर एक्ट के एक एक वर्ड पे वो पूरे केस को पलट देते हैं। ये क्या है? ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। उन्होंने लॉ को इस तरीके से पढ़ लिया है कि उनको जो है उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना आता है। तो हर एक यंग एडवोकेट को क्या होना चाहिए? एक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पहली बार कोई केस आ रहा है तो आप उसमें हड़बड़ा जाएं या फिर घबरा जाएं। आप जो है उसको सुनिए और देखिए कि लॉ के एम्बिट से आप अपने क्लाइंट को कोर्ट से क्या क्या रेमेडीज दिला सकते हैं या उसको कैसे केस जिता सकते हैं। मूविंग अहेड, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वर्किंग अंडर प्रेशर। ये तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी यंग एडवोकेट के लिए, कि जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो किसी भी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जो है आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, आपके ऊपर शुरुआत में केस नहीं आएंगे तो उसका जो है प्रेशर आप पे बहुत रहेगा कि आपको केसेस नहीं मिल रहे, और आपके साथ काम करने वाले लोगों के पास आप देखते हो कि आप उनको केसेस मिल रहे हैं, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहता है। धीरे धीरे करके जैसे ही टाइम बीतता है और आपकी जो है क्लाइंटेज बनने लगती है मार्केट में, तो आपके पास जो है बहुत ज्यादा केसेस आने लगते हैं, तो आप ओवरबर्डन अपने आप को फील करने लगते हो। लेकिन एडवोकेसी के प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति जो है अंडर प्रेशर काम नहीं करता या फिर अपने ऊपर बर्डन नहीं लेता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा जो है एडवोकेसी में कहावत है, क्योंकि मेन कारण यह है कि हो सकता है कि आप जैसे दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, एक हाई कोर्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी दिल्ली में है। तो हो सकता है सुबह की हियरिंग आपकी जो है 30 हजारी कोर्ट में हो और दोपहर की हियरिंग आपकी जो है साकेत कोर्ट में हो, जो लगभग 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। उसके बाद हो सकता है साकेत कोर्ट से आपको जो है करकरडूमा कोर्ट ट्रेवल करके जो है 80 किलोमीटर जाना पड़े, और उसके बाद आपको एक दिन में लगभग कितना, आपको 100 से 200 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ सकता है सारे कोर्ट में अपीयरेंस देने के लिए। लेकिन उससे फायदा क्या है? आपके ऊपर वर्क प्रेशर है, वर्क प्रेशर की वजह से आप काम कर रहे हो, और जितना आप काम कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो अपने इनिशियल डेज में, तो यंग एडवोकेट्स के लिए ये हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी मार्केट बनाते हो और जैसे जैसे आपकी अलग अलग कोर्ट्स में पकड़ बनती जाती है, वैसे वैसे ही आपके पास केसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक यंग एडवोकेट्स के पास जो है कभी ना कभी किसी ना किसी चीज का बर्डन रहता ही है, वो प्रेशर में काम करते हैं। पहले जब वकालत शुरू करते हैं तो हो सकता है केसेस नहीं आ रहे हैं, उस चीज का प्रेशर है। दूसरा कि जब केसेस आने लगे तो भागदौड़ इतनी करनी पड़ रही है, और अगले दिन जो है कोर्ट में 10 से 15 मैटर लगे हुए हैं, उन 10-15 मैटरों को रात में ही बैठ के उनको पढ़ना है, तभी तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन जो है जजेस के सामने कर पाएंगे। तो ये जो है जजेस के सामने कोर्ट में क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके ऊपर हमेशा जो है प्रेशर रहता ही रहता है। तो प्रेशर हैंडल करने की आदत आपको शुरू से ही डालनी चाहिए। आप एडवोकेसी को बहुत सारे लोग इसी वजह से छोड़ देते हैं कि पहले तो उनके पास केसेस नहीं आते। जो यंग एडवोकेट्स होते हैं वो किसी के साथ मिलकर काम सीखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सीनियर उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं और उनको अगर अच्छे केसेस मिलने लगते हैं तो उनके ऊपर इतना काम आने लगता है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो जो भी यंग एडवोकेट्स जो है मैनेजिंग पावर नहीं रखते हैं अपने केसेस को टैकल करने की, या फिर अपने केसेस को जो है मैनेज करने की कि किस टाइम पे हमें किस कोर्ट में होना चाहिए और कहां पे अपने मैटर को स्किप नहीं करने देना है, तो जो इस प्रेशर को नहीं झेल पाता है, इसी वजह से बहुत सारे लोग एडवोकेसी के प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यंग एडवोकेट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या? कि अंडर प्रेशर उनको हमेशा ही काम करना पड़ेगा। जब आप सीनियर होते जाओगे, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सपोज करिए हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पे अच्छी क्लाइंटेज मिलने लगी, उसके बाद आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ गए, वहां पे भी आपका नाम बन गया, उसके बाद आप सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हो जाते हो, तब भी आपके ऊपर वो सारा प्रेशर रहता है कि आप जिस स्ट्रगल को लेकर वहां तक पहुंचे हो, उसके जो आपने रेपुटेशन कमाई है उसको मेंटेन करने का और क्लाइंट्स को 100% सेटिस्फैक्शन देने का। तो अंडर प्रेशर तो आपको हमेशा रहना पड़ता है एडवोकेसी के जो हमारा
प्रोफेशन होता है उसमें। उसके बाद होती है चौथी बात के जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। किसी भी एडवोकेट को अगर एडवोकेसी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले वो जो है क्या होने चाहिए, वक्ता अच्छे होने चाहिए। वक्ता मीन्स मतलब बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आता बहुत कुछ है, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से लॉ कर रखा है और आपके बहुत ज्यादा परसेंटेज भी उसमें आ गए हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप जो है अच्छे से अपनी बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर बर्डन रहेगा और आप अपनी बात स्पेसिफिकली ना तो क्लाइंट से कर पाएंगे, ना क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, ना ही आप जो है क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जज के सामने प्लीड करना और एज अ एडवोकेट अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत ही कठिन माना जाता है। हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वाला एडवोकेट जो है 20 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए सीनियर डेजिग्नेटेड है और वो आपके सामने जब बहस करता है तो उनकी सूझबूझ आपसे हमेशा ज्यादा होती है, तो उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसी तरीके से आपको वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है डेवलप करने पड़ेंगे, तभी जो है एक यंग एडवोकेट अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करा सकता है। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी अधिवक्ता के लिए और यंग एडवोकेट्स के लिए। तो जो भी बच्चे अभी लॉ कॉलेज में हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अगर आप प्रैक्टिस करने का जो है क्या प्रैक्टिस करने का मन बना रहे हैं और भविष्य में सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, अधिवक्ता बनना है, तो लॉ में जब आप एडमिशन लेते हैं तभी से जो है आपको क्या करना होगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना होगा। यही जो है आपको सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है लॉ के प्रोफेशन में। मूविंग अहेड, पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कॉमर्शियल अवेयरनेस। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है एक्टिव रहना है। एक्टिव मतलब सोशली जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो आपका लोकल कोर्ट हो, तहसील कोर्ट हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पे जितने भी पॉलिटिकल या फिर अदर इश्यूज रेज हो रहे हैं उसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना होगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए वहां पे लोगों की समस्याएं समझनी होंगी कि क्या समस्या है और उनको जो है एक अच्छा सॉल्यूशन देना होगा। हो सकता है शुरुआत में ये काम यंग एडवोकेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़े, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो है कॉमर्शियलाइज होना पड़ता है। और कॉमर्शियलाइज होने का मतलब ये है कि आप जहां भी रह रहे हैं वहां पे जो है आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत होनी चाहिए और आप हर एक व्यक्ति से मिलें, हर एक व्यक्ति की समस्याएं पूछें। अगर आपके पास कोई क्लाइंट केस लेकर आता है और आप उसको 100% सेटिस्फाई करके उसको जिता देते हो तो उसके जरिए आपको बहुत सारे केसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे भी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेवियर रखना है और सारे इश्यूज में जो भी आपके आसपास जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घटित होते हैं तो ऐसे में आपको एक्टिव रोल प्ले करना होता है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, बी प्रोएक्टिव। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी किसान धरना यहाँ पे दिल्ली में जो चल रहा था, जिसमें जो किसान बिल आए थे उनको वापस लेने की जो मांग की गई थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको वापस लिया, तो आपने देखा कि बहुत सारे यंग एडवोकेट्स ठीक वहां पर जाकर जिन लोगों के साथ जाती हो रही थी, इलीगल अरेस्ट किया जा रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, ये सारी चीजें जब हो रही थी, लोगों को अलग अलग जगह से उठाकर उनको अरेस्ट किया जा रहा था, तो ऐसे में आपने देखा कि जितने भी यंग एडवोकेट्स थे या फिर बड़े बड़े एडवोकेट्स जो दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो वो डायरेक्टली हमको अप्रोच कर सकते हैं और हम विदाउट चार्जिंग एनी फीस जो है उनका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट्स में करेंगे। ठीक, तो इस तरीके की जो प्रोएक्टिव रोल आपको प्ले करने पड़ते हैं अपने एडवोकेसी को आगे बढ़ाना है। और यंग एडवोकेट के लिए स्पेशली सपोज करिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां पे आपको पता चलता है कि एक जो है स्ट्राइक हुई है किसी भी चीज को लेकर और कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन 4-5 दिन या फिर हफ्ते भर से कंटिन्यू है। तो ऐसे केसेस में आपको वहां जाना है, लोगों से उनकी समस्याएं पूछनी है और अगर प्रशासन उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेता है तो वहां पे जिन भी लोगों के ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसे केस में आप उनको बोल सकते हैं कि आप जो है मेरे थ्रू कोर्ट में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करिए और रिप्रेजेंटेशन कराइए, उसके लिए मैं जो है कोई भी फीस चार्ज नहीं करूंगा। या फिर अगर आप फीस भी चार्ज कर रहे हैं तो आप उनसे जो है लेस फीस पे काम कर सकते हैं, लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में, किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है,
उसके राइट्स आप उसको बता सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन भी दिला सकते हैं। तो एक यंग एडवोकेट्स का ये भी एक यूनिक फीचर है कि वो हमेशा जो है क्या रहे, प्रोएक्टिवली जो है सोसाइटी में अपना रोल अदा करे और लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा काम करता रहे। मूविंग अहेड, जो 7वीं बात है वो क्या है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई यंग एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू करता है तो आपका कंपटीशन उन लॉयर से है जो आपसे 1-2 साल सीनियर हैं या 1-2 साल जूनियर हैं। लेकिन अगर आप अपना कंपटीशन डायरेक्ट जो है उस कोर्ट में सीनियर एडवोकेट से करने लगेंगे तो वो आपके कभी काम नहीं आने वाला है। ठीक, सीनियर एडवोकेट्स जहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर आप उस कोर्ट में हैं तो वहां पे आपको ये सीखना होता है कि वो किस तरीके से केस को प्लीड करते हैं। आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करके आप बोले नहीं साहब मैं कपिल सिब्बल साहब से अपनी तुलना करता हूं, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड वेरी नेगेटिव थॉट ऑफ एनी यंग एडवोकेट बिकॉज इट वोंट वर्क। कपिल सिब्बल साहब से अपनी कंपैरिजन आपका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अलग पर्सनैलिटी है हमारे जो है प्रैक्टिस फील्ड में और लॉ जगत में एक बड़ा नाम है। उनसे जितनी चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक, वो आप सीख लीजिए। आप ये बोल सकते हैं कि मैं कपिल सिब्बल साहब को फॉलो करता हूं और उनके जितने भी जो बहस होती हैं कोर्ट्स में या फिर उनके जितने भी डिसीजंस आते हैं मैं उनको पढ़ता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूं और उसको अपने जीवन में उतार के उसी तरीके से पार्टी को जैसे वो रिलीफ दिलाते हैं मैं उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश करता हूं। तो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं हिंदुस्तान में, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सीनियर एडवोकेट हो या फिर आपका जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें उनको सीनियर एडवोकेट्स का ओहदा मिल रखा है या गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं, तो हमेशा वो क्या होते हैं एक तरीके से अपने तजुर्बे के साथ साथ, जैसे मान लीजिए 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें प्रैक्टिस का, तो तजुर्बे के साथ साथ वो बेस्ट हो जाते हैं। तो उनसे आपको सीखने की जरूरत है, ना कि उनसे तुलना करने की जरूरत है। तो यंग एडवोकेट्स को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी बेस्ट चीज उनके सामने परफॉर्म की जा रही है किसी भी बड़े अधिवक्ता के द्वारा, तो उससे उनको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो कमियां उनको लगती हैं कि उनके अंदर हैं और वो उन कमियों को सीनियर एडवोकेट कैसे टैकल कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आपको हमेशा क्या करना चाहिए, उनसे जो है सीख लेनी चाहिए, ना कि उनसे कंपैरिजन करना चाहिए। मूविंग अहेड, अब बात आती है नेटवर्किंग की। एडवोकेसी एक ऐसा फील्ड है जो बिना नेटवर्किंग के आपका चलता नहीं है। ठीक, तो आपको जो है सोशल नेटवर्किंग बनाए रखनी है जहां पे आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है किसी भी हाई कोर्ट में कर रहे हो या फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी लोग, आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, आपके पास जो है केसेस आने के चांसेस हाई रहेंगे। तो यंग एडवोकेट्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी नेटवर्किंग पर, और वो कैसे इस नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं इसका एक तरीका है। जब आप किसी भी अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि सीनियर का किस तरीके से, कैसे लोगों के साथ संपर्क है और वो किस तरीके से लोगों को टैकल करते हैं और किस तरीके से वो लोगों में एक आपस में बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि भविष्य में अगर किसी भी क्लाइंट का उन्होंने केस जिताया है या उनका केस उनके पास आया है तो उनके रिलेटिव का अगर कोई भी केस जो है होगा तो वो आप ही के पास लेकर आए। इसके लिए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आपको जो है अपने एरिया में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना होता है, एनिमल राइट्स के लिए काम करना होता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए काम करना होता है और सोशल भी होना पड़ता है। जो भी पब्लिक फंक्शंस होते हैं, पब्लिक प्रोग्राम होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में या फिर आपके जो है किसी भी बार एसोसिएशन में, वहां पे आपको जाना होता है और बड़े बड़े अधिवक्ताओं से मिलना होता है और वेरियस तरीके के लोगों से मिलना होता है। जो भी अधिवक्ता अपने आप को कन्फाइंड करके रखता है और ये समझता है कि मैं तो अपने चैम्बर से बाहर नहीं जाऊंगा, जिसको आना है केस मेरे पास लेकर आएगा, तो उनकी प्रैक्टिस अमूमन तौर पर देखा जाता है कि ज्यादा नहीं चलती है। तो आपको क्या करना है, अपनी सोशल नेटवर्किंग को भी प्रायोरिटी देनी है। यंग एडवोकेट्स जितनी सोशल नेटवर्किंग स्टार्टिंग में बढ़ा लेंगे उतना ही काम और उतनी ही प्रैक्टिस उनकी आगे चलने लगेगी। मूविंग अहेड, अब आते हैं 9वें पॉइंट पर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये वो बहुत ही जो है, ये चाहे जूनियर एडवोकेट हो, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो, ये हर एक इंसान के अंदर होना जरूरी है कि अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हैं या किसी भी काम को कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन
कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाकर कर रहे हैं जज साहब के सामने, तो जो आपके मैटर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो आपको जो है बहुत ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब हमारे पास जो भी केस आया है उसके बारे में आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप जो है सारे एंगल्स से, समझ रहे हैं ना, उस केस को फुल्ली प्रिपेयर कर सकें और जितने भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उनको उसमें लिख सकें, जिसका आप रेफरेंस जो है जज साहब को देते हैं कि सिमिलर केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है हेल्ड किया था, इस तरीके से इसमें ये गाइडलाइंस दी गई थी। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो भी मैटर आपके पास आ रहा है उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। चाहे जज साहब आपसे उसके रिस्पेक्ट में कोई सवाल पूछे या अपोजिट पार्टी कोई सवाल पूछे, आप उसके लिए रेडी रहें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जब ही आता है जब आप केस को पूरी तरह से स्टडी करके जाते हो, और जब भी आप किसी दूसरे इंसान से मिल रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए वकालत के लिए कि थोड़ी जो है स्मार्ट और हैंडसम पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप एक इम्पैक्ट छोड़ सकें। जब आप हाथ मिलाते हो तो वो हाथ मिलाने का तरीका आपका बताएगा लोगों को कि आप किस तरीके का व्यवहार रखते हैं और आपका कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है यंग एडवोकेट्स को इस पर काम करना चाहिए, और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप पूरी तरीके से अपनी फाइल को प्रिपेयर करके जाओ। बी इट हाई कोर्ट, बी इट सुप्रीम कोर्ट जज, कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, अगर आपने वो फाइल के सारे क्वेश्चंस और केस को अच्छे से स्टडी किया है तो आप उसका फटाक से जवाब दे पाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है यंग एडवोकेट्स के लिए। अब बात आती है टीम की। ठीक, अगर आप यंग एडवोकेट हैं और किसी भी अधिवक्ता के यहाँ, किसी भी एडवोकेट के यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जूनियर एडवोकेट की तरह काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास जो है बड़ा काम हो, वो जो है बहुत ही फेमस एडवोकेट हो और उनके पास काम करने वाली टीम भी बड़ी हो। तो अगर आप कहीं भी काम सीखने गए हैं किसी भी एडवोकेट के पास, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो आपकी टीम होगी, ठीक, हो सकता है उसमें कुछ लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाए और कुछ लोगों को जो नए आए हैं उनको, यंग को, कम तवज्जो दी जाए। तो उनको तवज्जो इसलिए ज्यादा दी जा रही है क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और उनको सारा काम आता है। लेकिन आप यंग हैं, लॉ पास आउट करके गए हैं, तो आपको काम सीखने में टाइम लगेगा। तो जो टीम वर्क होगी, जो टीम का पूरा एम्बिट होगा, उस एम्बिट में आपको रहकर काम करना होगा, और वही जो टीम स्पिरिट है वो जो है आपको हमेशा आगे लेकर जाएगी। तो अगर आप किसी के यहाँ पे जूनियर हैं और पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको टीम में रहकर टीम के हिसाब से काम करना होगा। तो ये टीम वर्क होना भी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि अभी आप टीम वर्क को नहीं पसंद करते हो और आप उस ऑफिस को छोड़ के चले आए, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद आपको जो है किसी हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर दिया जाए और उसके बाद आपको खुद की टीम बनानी पड़ जाए, इतने केसेस हो जाएं और अलग अलग जो है ऑफिसेज आपके सेट हो जाएं। तो उस टाइम पर जब आप एक टीम में काम करने गए थे, तब आप वहां से छोड़कर चले आए थे, तो अपनी टीम कैसे आप मैनेज कर पाओगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप एज जूनियर किसी भी सीनियर एडवोकेट के साथ या फिर किसी भी एडवोकेट के साथ एज अ टीम काम करते हो, उसका एक अलग ही वजह होता है। वहां से जितनी सारी चीजें आप सीखना चाहो सीख सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसमें हमने देखा है कि एक यंग एडवोकेट्स को क्या 10 बातें अपने अंदर सुधारनी चाहिए और वो किस तरीके से इन 10 बातों का ध्यान रखे आप अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से, और मेरे वीडियोस आपको लगातार ऐसे मिलते रहें उसके लिए आपको स्टडी IQ जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली मैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ डिस्कशन करता हूं, और ऑल ओवर इंडिया जो भी एडवोकेट्स मुझसे किसी भी लीगल मैटर्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट होकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।